नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य नदी शीर्षक कविता के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 करके प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। इसके नीचे ठीक आप देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि नदी शीर्षक की एक कविता है और इसकी हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी काव्य से किसी भी पद्यांश की जो इस तरह से एक पद्यांश लिखने के लिए पूछेगा, उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर पाने के लिए आपको पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अच्छी तरीके से लिखना होता है। इस पद्यांश की व्याख्या में आपको 4 हेडिंग्स लिखने होते हैं और प्रत्येक हेडिंग्स का आपको एक एक नंबर दिया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके दिया है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। इसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, उत्तर करके संदर्भ। याद रहे, उत्तर नीले पेन से, फिर इसके बाद काले पेन से संदर्भ हेडिंग डालना है और फिर इसके बाद इसका संदर्भ लिखना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अच्छी तरह याद करके आपको संदर्भ लिखना है। अतः इसके अलावा एक बात पर आपको और ध्यान देना है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है रचयिता, तो यहाँ पर रचयिता या रचित ही लिखना और इसके अलावा लेखक या लिखित मत लिखना, क्योंकि लेखक और लिखित लिखा जाता है गद्यांश में और ये आपका पद्यांश है। इसलिए यहाँ पर रचयिता और शीर्षक ही डाला जाता है और गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम डाला जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रहे कि शीर्षक और रचयिता में गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें आप लिखित या पाठ लिख देंगे तो आपका आधा नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से याद करके लिखना है ताकि आपको एक का एक पूरा नंबर मिल जाए। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रसंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है। याद रहे, प्रसंग की इन लाइनों की इस पंक्तियों में आपको हमेशा अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब आप प्रसंग लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाला प्रसंग और संदर्भ ही अच्छे से पढ़ता है और व्याख्या में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि प्रसंग में ही ये बता दिया जाता है कि आगे व्याख्या में क्या हुआ है। इसलिए आपको प्रसंग में कोई भी गलती नहीं करना है। एक बार और रिपीट कर दें, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे कवि कहता है कि यदि हम नदी के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके महत्व के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे अंतस्थल को स्पर्श करती प्रतीत होती है। नदी हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार हमारी माँ। जिस प्रकार अपनी माँ से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम नदी से भी अपने को अलग नहीं कर सकते। यदि हम सामान्य गति से चलते रहे हैं तो यह हमें स्पर्श करती प्रतीत होती है, लेकिन जब हम सांसारिकता में पड़कर भाग दौड़ में पड़ जाते हैं तो यह हमारा साथ छोड़ देती है। यदि हम इसे साथ लेकर चलें तो यह प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ना तो वह हमसे अलग हो सकती है और ना हम उससे। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर अच्छी तरीके से व्याख्या लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट 1 में लिखेंगे
कवि ने नदी के महत्व का वर्णन किया है कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है। इसके नीचे भाषा सहज और सरल खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक व प्रतीकात्मक, छंद अतुकांत और मुक्त, अलंकार अनुप्रास का सामान्य प्रयोग। यहाँ पर एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका काव्यगत सौंदर्य है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपका संदर्भ, प्रसंग और लास्ट का काव्यगत सौंदर्य, ये तीनों हेडिंग्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको 4 के 4 नंबर दे देता है। याद रहे, आप जो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में 5 पॉइंट लिख रहे हैं, इन छोटी सी 5 लाइनों के आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए काव्यगत सौंदर्य आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। अतः उम्मीद करता हूँ इस अध्याय की व्याख्या आपके समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।